हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। यूपीएससी की इस सीरीज में इंडियन ज्योग्राफी में चलते हुए इंडियन रिवर्स को कवर करते हुए अब आज का हमारा टॉपिक है इंडियन लेक्स के ऊपर, अर्थात भारत की कुछ महत्वपूर्ण झीलों के बारे में हम जानेंगे जिनके बारे में आपको जानकारी होना एसेंशियल होता है। इनसे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन की संभावना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा होती है। अब जरूरी नहीं है कि केवल ज्योग्राफी पर्पज से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए लेक से या फिर रिवर से। मैंने पहले भी बताया था कि डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकते हैं और इनडायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो याद रखिएगा, लेक से बेसिकली इनडायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। कारण क्या है कि यहां पर हम लेक्स को यदि पढ़ते हैं तो लेक्स के आजू बाजू का एक दायरा हो सकता है। यह भी आपको पता होना चाहिए कि यदि आप केवलादेव लेक को पढ़ रहे हैं, यदि आप सामर लेक को पढ़ रहे हैं तो सामर झील के खारे होने का क्या कारण है, बल्कि यह तो समुद्र के पास भी नहीं है। तो एक्चुअल में यह अंतःस्थलीय झील है, अंतर्देशीय झील है और इसके खारे होने का कारण समुद्र नहीं है अपितु यहां पर खनिजों की मौजूदगी है। आर्कियन क्रम की चट्टानें मिलती हैं अरावली माउंटेन के आसपास और उन्हीं आर्कियन क्रम की चट्टानों के संपर्क में या फिर आर्कियन क्रम की चट्टानों में मिलने वाले खनिजों के संपर्क में जब यह जल आता है तो वह लवणीय हो जाता है और यही लवणीय जल बनकर तैयार करता है क्या, एक सॉल्ट वाटर लेक या फिर सलाइन वाटर लेक, अर्थात खारे पानी की झील को। क्लियर। इसी प्रकार यदि डल झील और वुलर झील की बात करें तो एक कंफ्यूजन होता है कि शायद ये दोनों निकट हो या फिर शायद ये दोनों एक ही हो, परंतु याद रखिएगा वुलर झील अलग है, यह एक ऑक्सबो लेक का उदाहरण है और साथ में डल झील अलग है जिसका डायरेक्टली कनेक्शन G20 के साथ है। G20 के 17 प्रतिनिधि देशों के मेंबर्स यहां पर आए थे। क्लियर। और यहीं पर आपको एक फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस भी देखने के लिए मिलता है, यानी कि यहां पर बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं लेक्स को लेकर जब आप लेक्स का सेपरेटली अध्ययन करते हैं। इस कंफ्यूजन को दूर करते हुए आज का ये टॉपिक आधारित है। याद रखिएगा कि ये पूरी की पूरी सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है बशर्ते यदि आप इसको एक बार बैठकर आराम से देखें तो, और यदि टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप इस सीरीज को 2 बार देखें और इसकी PDF जाकर डाउनलोड कर लें ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल पर। बिना देरी किया, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर जिसका नाम है इंडियन लेक्स। याद रखिएगा कि यहां पर आपको इंडिया का मैप ड्रॉ करते एसेंशियल रूप से आना चाहिए। कारण यह है कि जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं तो मेंस की आंसर राइटिंग में जो अहम रोल होता है यह आपकी मैपिंग का ही होता है। जिस प्रकार यहां पर आपको दिखाई देगा लद्दाख वाला एरिया, दैट इज हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र, यहां से आते हैं तो उत्तराखंड वाला रीजन प्रारंभ होता है, दैट इज सिक्किम, और सिक्किम से इस साइड आपको दिखाई देता है दैट इज नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और फिर यह है बांग्लादेश वाला रीजन। ऊपर की ओर चलते हैं तो यहां पर आपको दिखाई देगा LOC वाला पोर्शन, यह है जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, फिर यह है गुजरात वाला क्षेत्र, और फिर दैट इज नीचे की ओर महाराष्ट्र वाला रीजन, और महाराष्ट्र से नीचे आते हैं तो केरला, फिर यहां पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और फिर उड़ीसा वाला क्षेत्र होते हुए ये इंडिया का मैप बनकर तैयार है। इज दैट क्लियर। अब इसी इंडिया के मैप के अकॉर्डिंगली हम समझना प्रारंभ करेंगे कि एक्चुअल में कौन कौन सी लेक्स यहां पर आपको मौजूद दिखाई देती हैं। अब देखिए, मैं इस मैप को छोटा क्यों कर रहा हूं, ताकि इसी एक बोर्ड के थ्रू मैं आपको समझा सकूं, है ना। अब मैं इसी की कॉपी कर लूंगा, अर्थात यहां पर आपको ये मैप अपने हर पेज में बनाते जाना, ये ज्यादा हौच-पौच ना हो जाए। दैट इज वाई मैं एक मैप में ही ये सभी चीजें दर्शाने का प्रयास करूंगा, जैसे कि अब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। उससे पहले मैं आपके साथ एक और बात साझा कर लेता हूं कि भाई यदि आप इंडियन लेक्स को देखेंगे या फिर वर्ल्ड में किसी भी लेक्स को देखते हैं आप, तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि लेक्स मतलब कि लेक, है ना। लेक के भी कई टाइप होते हैं, टोटल नंबर ऑफ 8 या 9 टाइप्स में इसको डिवाइड किया जाता है। एक बार हम उनका भी डिस्कस कर लेते हैं। यदि मैं यहां पर डिस्कस करता हूं टाइप्स ऑफ लेक, तो इन टाइप्स ऑफ लेक में आपको यह याद रखना है कि पूरे वर्ल्ड में कितने प्रकार की लेक आपको मौजूद दिखाई देंगी। कारण यह है कि जब यह डिस्कशन आगे बढ़ेगा तो मैं वहां पर यह भी बात करूंगा कि एक्चुअल में एक कोई लेक है तो वह ऑक्सबो लेक का उदाहरण है, या सॉल्ट वाटर लेक का उदाहरण है, ये फ्रेश वाटर लेक का उदाहरण है। तो कई लोगों को ये जानकारी होगी, बट ऑब्वियस है, परंतु मेरा वीडियो कई वह भी स्टूडेंट देखते हैं जो पहली बार इंडियन ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं और जिनकी फिजिकल ज्योग्राफी हो सकता है कवर अप ना हुई हो, तो उनके अकॉर्डिंगली मैं बताने का यहां पर प्रयास कर रहा हूं। देखिएगा, यदि आप यहां पर देखेंगे तो पहली जो लेक आपको देखने के लिए मिलती है यह है हमारी, जस्ट अ सेकेंड, है ना, ये हमको देखने के लिए मिलेगी फ्रेश वाटर लेक, अर्थात बच्चे इसे कॉल किया जाता है ताजे पानी की झील। अब ताजे पानी की झील बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये कैसे बनेगी, भाई जिसमें जल की आपूर्ति नदी द्वारा या फिर वर्षा जल द्वारा होती है, इसे ताजे पानी की झील या फिर फ्रेश वाटर लेक का नाम दिया जाता है। और इंडिया की सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक के तौर पर जानी जाती है वुलर लेक। फिर आती है खारे पानी की झील, यह भी बताने की आवश्यकता नहीं है, जो कि एक लैगून झील का उदाहरण है या फिर समुद्र तट पर स्थित है। मैंने अभी सामर झील का
एग्जाम्पल दिया था कि राजस्थान में एक सामर झील है जो कि आर्कियन क्रम की चट्टानों के ऊपर बनी हुई है और इसमें खनिजों की प्रधानता है। दैट इज वाई यहां पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, यहां पर सलाइन वाटर की मौजूदगी देखने के लिए मिलेगी। तो ये होती है हमारी खारे पानी की झील। नेक्स्ट आती है नेचुरल लेक, या फिर इसे ही कहा जाता है प्राकृतिक लेक, है ना। अब ये नेचुरल लेक या फिर नेचुरल झील क्या होती है भाई, तो प्राकृतिक रूप से बनी हुई या तो टेक्टोनिक एक्टिविटी, है ना। अब ये टेक्टोनिक एक्टिविटी क्या होता है, तो बेसिकली हमारा जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है ये कई छोटी प्लेटों और कई बड़ी प्लेटों के मध्य में बना हुआ है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसको डिस्कस किया था कि एक्चुअल में हिमालय माउंटेन का निर्माण कैसे हुआ। तो जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट से सेपरेट हुई तो यह यूरेशियन प्लेट से टकराई, और यूरेशियन प्लेट से टकराने के कारण तो इस पूरी एक्टिविटी को एक्चुअल में क्या कॉल कर लिया जाता है, टेक्टोनिक एक्टिविटी। और इसके द्वारा जिन लेक्स का फॉर्मेशन होता है इट्स कॉल्ड नेचुरल लेक, या फिर इन्हें ही कहा जाता है प्राकृतिक झीलें। इसके पश्चात एक और आती है जिसे हम नाम देते हैं कृत्रिम झील, यानी कि नेचुरल मतलब की प्राकृतिक और कृत्रिम मतलब की दैट इज आर्टिफिशियल लेक। पश्चात इसके आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, पश्चात इसके आपको एक और लेक देखने के लिए मिलती है जिसे हम नाम देते हैं लैगून लेक, है ना। इसे नाम दिया जाता है लैगून लेक। अब आप बात समझिएगा कि लैगून लेक और साथ में खारे पानी की झीलों में क्या डिफरेंस देखने के लिए मिलता है भाई। खारे पानी की झीलों के खारे होने का कारण कुछ भी हो सकता है, यानी कि हो सकता है कि भाई वहां की चट्टानों की प्रधानता इसमें हो, या फिर हो सकता है भाई कि यहां पर इसके खारे होने का कारण यहां पर खनिजों की मौजूदगी हो, लवणता के कारण कुछ और भी हो सकता है। परंतु जब आप लैगून झील का उदाहरण देखते हैं तो लैगून झील के खारे पानी होने का कारण यहां पर समुद्र तट की मौजूदगी होती है, अर्थात समुद्र में आने वाले ज्वार और भाटा के कारण इसमें जल भराव होता है। और जब समुद्री लहरें अपने द्वारा लाए हुए अवसादों का निक्षेपण इस स्थान में करती हैं तो एक्चुअल में तटीय क्षेत्रों में एक लेक का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड लैगून झील। जैसे कि अष्टामुदी कयाल है ना, जैसे कि वेम्बानाड कयाल है, जैसे कि चिल्का झील एक लैगून झील का उदाहरण है ना। तो ये सभी किसमें काउंट की जाएंगी, ये खारे पानी की झीलें तो है ही, परंतु यह लैगून झील में भी काउंट की जाएंगी। इज दैट क्लियर। इसी की तरह एक और लेक का उदाहरण आपको देखने के लिए मिलेगा, दैट इज कॉल्ड क्रेटर झील, है ना। और ये क्रेटर झील क्या होती है भाई, जैसे महाराष्ट्र राज्य में एक लेक मिलती है आपको, दैट इज कॉल्ड लोनार झील। और ये जो लोनार झील है एक्चुअल में ये क्रेटर झील, या फिर इसी को आप नाम दे सकते हैं कि ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा या फिर ज्वालामुखी एक्टिविटी के द्वारा निर्मित ये झील मानी जाती है। क्लियर। कैसे, तो इसके बनने की 2-3 प्रक्रियाएं होती है। कई बुक्स में, कई स्टेटमेंट में ये प्लॉट किया जाता है कि भाई बाहर से जब उल्कापात हुआ पृथ्वी पर, तो उल्कापात जिस स्थान पर आकर गिरा वहां पर जिस लेक का फॉर्मेशन हुआ दैट इज कॉल्ड क्या, इसे नाम दिया जाता है ज्वालामुखी झील, या फिर इसे ही नाम दिया जाता है क्रेटर झील। परंतु दूसरी जगह क्रेटर झील का एक और एग्जाम्पल ये जो एक और उदाहरण ये देखने के लिए मिलता है कि भाई वह ज्वालामुखी जिसमें बहुत समय से उद्गार ना हुआ हो, तो उसके क्रेटर पर एक्चुअल में जल भराव के द्वारा या फिर वर्षा जल भराव के द्वारा जिस लेक का फॉर्मेशन होता है उसे भी क्या काउंट कर लिया जाता है, क्रेटर लेक। तो ये इतने टाइप्स की लेक्स आपको कहां पर देखने के लिए मिलती है, पूरे के पूरे इंडिया में। इसी प्रकार आपको एक और लेक देखने के लिए मिलेगी जिसे कॉल कर लिया जाता है गोखुर झील। और लास्ट में आपको एक और लेक देखने के लिए मिलेगी दैट इज कॉल्ड हिमनद झील, या फिर इसे ही नाम दिया जाता है ग्लेशियर लेक या फिर ग्लेशियर झील। क्लियर। यानी कि पहले उस स्थान पर कोई ग्लेशियर विद्यमान रहा होगा, अब वो ग्लेशियर नहीं है, तो उसके द्वारा फॉर्म जो लेक होती है उसे बेसिकली क्या नाम दे दिया जाता है, इसे नाम दे दिया जाता है ग्लेशियर झील। अब मैं यहां पर कुछ लेक्स के बारे में डिस्कस कर देता हूं यहां। अच्छा, एक काम करते हैं कि हम मैपिंग के थ्रू ही उसको समझने का प्रयास करते हैं, यानी कि सबसे पहले हम वर्ल्ड की और साथ में इंडिया की कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। वर्ल्ड की मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि मैं वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक, सुपीरियर लेक की बात कर लूंगा, मैं बताऊं कि भाई ये यूएसए कनाडा बॉर्डर पर आती है, नाम है सुपीरियर, और साथ में इसके जल का प्रयोग दोनों ही देश आपसी सहमति के साथ करते हैं। क्लियर। ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर इंडिया की वो लेक जो कि वर्ल्ड कंटेक्स्ट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट हो जाती है और साथ में इंडिया के हिसाब से इंपॉर्टेंट तो है ही। हम उन सभी लेक्स की बात कर लेते हैं। देखिएगा, अब आई थिंक आपको मालूम होगा कि कौन सा स्टेट कहां पर है। जैसे कि सबसे ऊपर आपको क्या दिखाई देता है, दैट इज लद्दाख वाला एरिया। लद्दाख से नीचे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, यूपी, बिहार, नीचे झारखंड, पश्चिम बंगाल, फिर आता है सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, फिर आते हैं बाहर तो फिर से बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश,
प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, फिर ऊपर आपको जम्मू कश्मीर और वापस से यहां पर लद्दाख वाला एरिया। मध्य की बात करते हैं तो यहां पर हरियाणा है, हरियाणा के बाद दिल्ली है, यहां पर एमपी, एमपी के पास छत्तीसगढ़, तेलंगाना और साथ में अन्य उससे बॉर्डरिंग कंट्री, सॉरी बॉर्डरिंग नेशंस आपको दिखाई देती हैं। अब यहां पर आपको स्टेट की प्लॉटिंग पता है, मैं ऐसा मानकर चल रहा हूं, क्लियर। और यदि नहीं पता है तो बताइएगा, मैं उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो ले आऊंगा। किसी स्टूडेंट ने मुझसे कमेंट किया था कि यूपीएससी की बुक्स के बारे में बताएं, तो उस पर भी मैं एक वीडियो लाऊंगा आने वाले कुछ समय में, यानी कि 1 या 2 दिन में वो वीडियो आ जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। चलिए, उससे पहले मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूं शुरू करने से पूर्व, ताकि हम बीच में डिस्टर्ब ना हो, बीच में आपको डिस्टर्ब ना करूं मैं। यहां पर यदि आप यूपीएससी की जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं और यदि आपका सपना 2025 में यूपीएससी को क्वालिफाई करके एक सिविल सर्वेंट बनने का है, यानी कि 2026 में यदि आपका सपना एक चमचमाती हुई वर्दी में स्वयं को देखना है, तो याद रखिएगा कि यहां स्टडी आईक्यू आईएएस 2025 के एस्पिरेंट्स के लिए P2I बैचेस लॉन्च कर रहा है, जिनकी डेट 8 जुलाई है। अर्थात यदि आप 8 जुलाई से पहले AKB लाइव कोड के साथ यहां पर एडमिशन लेते हैं, यहां पर एनरोल करते हैं, तो यहां पर यह पूरा का पूरा जो सब्सक्रिप्शन है ये केवल और केवल 27,999 रुपए के नॉमिनल अमाउंट में मिलेगा। इसके अंतर्गत आपको क्या क्या मिलेगा, तो इस पर मैंने डेडिकेटेड वीडियोस पहले से बना रखे हैं, परंतु मैं एक क्विक रिवीजन के थ्रू आपको बता देता हूं कि भाई इन्हीं के अंतर्गत आपको मिलता है एमआरपी प्रोग्राम, है ना। एमआरपी के पहले आपको मिलता है एसआईपी प्रोग्राम, अर्थात सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम। देखिए, आपका सिलेबस को तो कंप्लीट कराया ही जाएगा, परंतु जब आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम आने वाला हुआ तो उसके 2 या 3 महीने पहले से आपके साथ वापस से उस सिलेबस को रिवाइज कराया जाएगा। कारण यह है कि यह पूरा का पूरा सिलेबस आपके माइंड में सेटल डाउन हो जाए। उसके पश्चात यदि आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं तो स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी के मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के तहत आपको दिल्ली बुलाया जाता है, और स्टडी आईक्यू आईएएस अपने खर्चे पर आपको यह पूरी सुविधाएं मुहैया कराता है, जो कि एक मेंस एस्पिरेंट के लिए जरूरी होती है। इसमें आंसर राइटिंग हो सकती है, इसमें सभी, यानी कि आंसर राइटिंग तो है ही, मेंटरशिप भी है, और साथ में वो सभी सुविधाएं जो कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट को चाहिए रहती है मेंस क्वालिफाई करने के लिए, यहां पर स्टडी आईक्यू आईएएस आपको सभी सुविधाएं अपने खर्चे पर मुहैया कराता है, यदि आप स्टडी आईक्यू के जीएस फाउंडेशन बैच के P2I बैचेस का पार्ट बनते हैं। तो इसी प्रकार याद रखें कि यदि आप मेंस भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर से स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी आपके लिए गाइडेंस प्रोग्राम भी रखता है, जिसमें इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम कराया जाता है कि भाई आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपके बोलने का तरीका कैसे होना चाहिए, आपका पहनावा कैसा होना चाहिए, बारीक से बारीक चीज का अध्ययन यहां पर किया जाता है विथ एक्सपर्ट फैकल्टीज और मेंटोर्स, है ना। यहां पर यदि मान लीजिए आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, एक सब्जेक्ट कंप्लीट होने के पश्चात आपको 2 महीने बाद उसी सब्जेक्ट में कोई डाउट आ जाता है, तो ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया उस समय आप क्या कर रहे थे, सो रहे थे क्या, ऐसा कुछ नहीं है ना। यहां पर आप अपने मेंटोर से कांटेक्ट करिए, और इवन यदि आप अपने टीचर से भी बात करना चाहते हैं जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं, है ना, उनसे भी आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं विथ मेंटोर। क्लियर। इसी प्रकार यदि हम आगे आते हैं तो इसी प्रकार ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं यहां पर करा रहा हूं, इन्हीं की और डिटेलिंग इन P2I बैचेस में की जाती है। यानी कि यदि आपको सही में यूपीएससी सीएसई क्वालिफाई करना है और आप एक बेहतर इंस्टीट्यूट की तलाश में हैं, तो स्टडी आईक्यू आईएएस आपके लिए इन P2I बैचेस को लॉन्च कर रहा है 8 जुलाई से, जिसमें शाम 6 बजे से कक्षाएं प्रारंभ होगी। तो बिना देरी किए सोच विचार करिएगा और यहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, यहां पर यदि हम आते हैं तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे लद्दाख राज्य की, अर्थात ये जो लद्दाख राज्य में जितनी भी इंपॉर्टेंट लेक्स आपको देखने के लिए मिलेंगी उन सभी की, तो मैं बात कर रहा हूं लद्दाख की। अब लद्दाख की यदि बात की जाए तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट लेक जो मानी जाती है दैट इज कॉल्ड पेंगोंग सो लेक, यानी कि यहां पर सबसे पहले आती है हमारी पेंगोंग सो। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि याद रखें कि ये एक्चुअल में 134 किलोमीटर लंबी है, और इस पेंगोंग सो लेक के बारे में इंपॉर्टेंट डेटा ये हो जाता है कि एक्चुअल में ये LAC वाले पार्ट से प्रारंभ होती है, और LAC वाले पार्ट से प्रारंभ होते हुए यह एक्चुअल में चाइना तक जाती है, और चाइना तक जाने के सिलसिले में याद रखें कि इसका आधा पार्ट आपको इंडिया में तथा इसका आधा पोर्शन आपको चाइना में देखने के लिए मिलता है। क्लियर। बात इंपॉर्टेंट यहां पर यह आती है कि इसको 50-50 डिवाइड कर लिया है इंडिया और चाइना में। क्लियर। यानी कि 50% पोर्शन इसका चाइना में दिखाई देगा और 50% पोर्शन आपको कहां दिखाई देता है, इंडिया में। अब इस पेंगोंग सो लेक के बारे में यदि आप देखेंगे तो एक्चुअल में इसको 2 बैंक्स में डिवाइड किया है। देखिएगा, ये वेस्ट टू ईस्ट फ्लो होती है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। दैट इज वाई इसको 2 बैंक्स में हमने डिवाइड कर रखा है। एक है हमारा नदन बैंक,
एक आता है उत्तरी बैंक और एक आपको देखने के लिए मिलता है दैट इज कॉल्ड सदर्न बैंक। इन सभी डेटा को आप ध्यान से सुनते जाइएगा बस, है ना। ये जो नदर्न बैंक और सदर्न बैंक है, एक्चुअल में यहां पर इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जब आप नदर्न बैंक को देखेंगे तो यहां से कई माउंटेन रेंजेस निकलती हैं, है ना। मान लेते हैं ये एक लेक है और यहां से कई माउंटेन रेंजेस निकलती हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि यह एक पाम के आकार का है, अर्थात ये हाथ की हथेली के आकार का आपको दिखाई देता है। अब ये जो माउंटेन रेंजेस हैं ये फिंगर के माफिक दिखाई देती हैं, दैट इज वाई कि यहां से जितनी भी माउंटेन रेंजेस गुजरती है ना उनको हम नाम देते हैं फिंगर, क्लियर, यानी कि फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3। और जो इंडिया चाइना डिस्प्यूट है ये इन्हीं फिंगर्स को लेकर हो जाता है कि भाई एक्चुअल में ये जो भारत का उत्तरी वाला भाग है, अर्थात ये जो एलएसी वाला पोर्शन है, इस एलएसी वाले एरिया में ये जो पेंगोंग सो लेक है यहां पर कई फिंगर्स में हमने इसको डिवाइड कर रखा है। अब ये जो फिंगर्स है तो चाइना ये कहता है कि एलएसी वाला पोर्शन हमारा ये फिंगर 2 तक है और इंडिया का ये कहना है कि एक्चुअल में ये फिंगर 8 तक आता है। अब ये फिंगर क्या है, तो वो माउंटेन रेंजेस जो कि पेंगोंग सो के आसपास, पेंगोंग सो के भी किस बैंक के आसपास, तो नदर्न बैंक के आसपास जो कि इंडिया में सिचुएटेड है, इसके आसपास दिखाई देती हैं, क्लियर। अब फिंगर 8 एक्चुअल में है चाइना में और फिंगर 2 आती है कहां पर, बट ऑब्वियस है कि ये इंडिया में आती है, क्लियर। तो चाइना का ये कहना है कि फिंगर 2 तक एलएसी का विस्तार है और इंडिया का ये कहना है नहीं, ये F8 तक यानी कि फिंगर 8 तक एलएसी का विस्तार है, दैट इज वाई ये चर्चा में रहती है। और हाल ही में ये 2020 में भी बहुत ज्यादा चर्चा में रही थी, बहुत ज्यादा। यदि आप न्यूज में इंटरेस्ट रखते हो, 2020 के आसपास तो नहीं रखते होंगे आप, यदि एक यंग यूपीएससी एस्पिरेंट है तो याद रखिएगा 2020 के आसपास भी यह बहुत ज्यादा चर्चा में रही थी। इसी प्रकार यहां पर आपको कुछ और लेक्स भी देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि सोमोरिरी। इन सभी के बेसिकली हमने नाम सुने रहते हैं परंतु इन पर कभी गौर नहीं किया जाता है। इसी प्रकार जब आप उत्तरी लद्दाख में देखेंगे तो उत्तरी लद्दाख में आपको एक और लेक मिलती है जिसे कॉल किया जाता है सॉल्ट लेक, या फिर इसे ही नाम दिया जाता है क्या, नमक झील का। इज दैट क्लियर, है ना। यानी कि ये जो लद्दाख राज्य की प्रमुख झीलें हैं इनका अपने आप में महत्व है। अब देखिएगा यदि आप लद्दाख को देखेंगे तो आई थिंक, मुझे नहीं लगता है कि ये किसी भी तरह से सागरीय क्षेत्र से सीमा बनाता है। तो भाई यहाँ पर खारे पानी की झीलें कैसे मौजूद हैं, बस यही मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताना चाह रहा था कि एक्चुअल में हर झील के खारे होने का कारण, ये खारे पानी की झीलें हैं, मैं आपको बता दूं क्लियर, हर झील के खारे होने का कारण यह नहीं होता कि वह समुद्र तट पर स्थित है या फिर समुद्र तट पर ही स्थित हो, बल्कि उसके खारे होने का कारण वहां पर लवणों की मौजूदगी या फिर खनिजों की मौजूदगी भी हो सकती है। इसी प्रकार आपको यहां पर कुछ और लेक्स भी मौजूद दिखाई देती हैं, जैसे कि एक आती है हमारी सूरज ताल, एक देखने के लिए मिलेगी, दैट इज सूरज ताल लेक। जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं कलर चेंज नहीं करता हूं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि भाई इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है। सूरज ताल, इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा है नहीं, क्लियर। और एक और है जिसका नाम है सूकर लेक, है ना, सूरज का ताल व सूकर। ये कहाँ की हैं, ये बेसिकली आपको लद्दाख राज्य में स्थित या फिर लद्दाख राज्य में मौजूद दिखाई देती हैं। इन सभी लेक्स को आप एक बार नोट डाउन करिएगा। यहाँ पर ये जो सूरज ताल है और सूकर है, मैं आपको बता दूं ये उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हम लेक्स का डिस्कशन कर रहे हैं, दैट इज वाई यहाँ पर मैंने इन दोनों को भी नहीं छोड़ा। परंतु याद रखिएगा कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेक्स के कंटेक्स्ट में कौन कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो एक पेंगोंग सो, पेंगोंग सो के बाद सोमोरिरी और सोमोरिरी के बाद सॉल्ट लेक, है ना। ये तीनों ही बहुत ज्यादा, ये 3 इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और बाकी एक का कंटेंट के तौर पर आपको याद रखना है, केवल और केवल नाम। मैंने बता दिया था पहले ही कि यहाँ हर लेक जरूरी नहीं है कि इंपॉर्टेंट हो, परंतु वो जरूरी है कि आपने कभी ना कभी इन लेक्स का नाम सुना हो। दैट इज वाई मैं यहाँ पर बताते जा रहा हूँ कि ये 3 इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आ चुके हैं और इनसे आगे आने की संभावना है। इज दैट क्लियर। इसी प्रकार यदि आप देखेंगे, देखिए अब मैं एक एक स्टेट को अलग अलग प्लॉट करा रहा हूं, यानी कि यदि मैं यहीं पर कराऊंगा तो ये हौच-पौच हो जाएगा। दैट इज वाई मैं एक ऐसा नहीं होगा कि सीक्वेंस से होगा, परंतु ऐसा जरूर होगा कि बाद में ये सीक्वेंस आप अपने हिसाब से जमा सकते हैं, क्लियर। तो यहां पर मैं सीक्वेंस लाने का प्रयास अवश्य करूंगा। जैसे सबसे पहले यदि लद्दाख की हुई है तो लद्दाख के पश्चात अब हम बच्चों प्रारंभ करते हैं कहां की, दैट इज अब हम प्रारंभ करेंगे जम्मू कश्मीर की। और जम्मू कश्मीर में यदि आप देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो लेक मानी जाती है, इसको क्या नाम दिया जाता है, शायद आपके जहन में ये नाम आ गया हो कि भाई इसे नाम दिया जाता है वुलर झील। और वुलर झील एक प्रकार की कैसी झील है, तो शायद आपको पता होगा कि यह गोकुर झील का उदाहरण है। अब जरा इस बात को समझिएगा कि एक्चुअल में ये गोकुर झील होती क्या है। हमने सुना तो है कि भाई गाय के खुर जैसी झील होती है, परंतु इसका निर्माण कैसे होता है, तो याद रखिएगा बच्चे कि जब भी किसी रिवर का ओरिजिन होता है तो ओरिजिन के
पश्चात यह प्रवेश करती है जब मैदानी भाग में, अर्थात किसी माउंटेन से जब कोई रिवर निकली, यानी कि इसका ओरिजिन हुआ। ओरिजिन के पश्चात जब यह मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो मैदानी भाग में प्रवेश करने पर यह विसर्पण करती है। और विसर्पण क्यों करती है? क्योंकि एक्चुअल में इस रिवर को अपने ढाल का पता लगाना होता है। इसको पता तो होता नहीं है कि भाई पहाड़ से यदि आना है तो पहाड़ से डायरेक्टली ये नीचे आती है, परंतु मैदानी भाग में पहुंचकर यहां से ये निकली, जैसे ही ये मैदानी भाग में पहुंचेगी तो ये विसर्पण करना प्रारंभ करेगी। अब देखिए, कहीं पर इसका विसर्पण बहुत ज्यादा होगा और कहीं पर इसका विसर्पण बहुत कम होगा। अब होता यह है कि जैसे जैसे नदी ओल्ड होती जाती है, अर्थात इसका ये जो मेंडर है या जो विसर्पण है यह पुराना हो जाता है, तो यहां पर जब नदी के दो विसर्प आपस में मिल जाते हैं ना, यानी कि यहां पर नदी के दो विसर्प आपस में मिले तो नदी एक सरल मार्ग का अनुसरण कर लेती है ना, नदी एक सरल मार्ग का ऐसे अनुसरण कर लेती है और यहां से एक विसर्प इससे टूटकर अलग हो जाता है। और जब इससे एक विसर्प टूटकर अलग हो जाता है तो इसी विसर्प को क्या कहा जाता है? ऑक्सबो लेक। अब ऑक्सबो लेक इसे क्यों कॉल किया जाता है? तो याद रखें कि ये एक्चुअल में गाय के खुर की भांति दिखाई देता है, दैट इज वाई इसे कॉल कर लिया जाता है ऑक्सबो लेक। तो यहां पर आप ये भी बात याद रखिएगा कि हम ये बोलते जरूर हैं कि गोखुर झील एक ऑक्सबो लेक का उदाहरण है, परंतु ये पूर्णतः सत्य नहीं है। यानी कि पूर्णतः यदि सत्यता के आधार पर हम देखें तो एक्चुअल में वुलर झील पूर्णतः ऑक्सबो लेक है ही नहीं। यहां पर भारत में एक ऑक्सबो लेक है जो कि बिहार में है, जिसका नाम है कनवल लेक, जो कि बूढ़ी गंडक द्वारा के विसर्पण के द्वारा निर्मित है। परंतु यहां पर यह फैक्चुअल डेटा के तौर पर आप याद रख सकते हैं कि भाई वुलर झील इट्स ऑक्सबो लेक। परंतु यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूपीएससी आपसे इन डेप्थ नॉलेज की अपेक्षा रखता है। इन डेप्थ नॉलेज के आधार पर आप ये याद रखिएगा, भारत में एक ऑक्सबो लेक है जो कि पूर्णतः ऑक्सबो है और ये भारत की सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक मानी जाती है, यानी कि सबसे बड़ी गोखुर झील मानी जाती है, दैट इज कॉल्ड कनवर झील, जो कि आती है बिहार राज्य में और इसका निर्माण हुआ है बूढ़ी गंडक के द्वारा। क्लियर? ये पूर्णतः सत्य नहीं माना जाएगा। क्लियर? मैं यूपीएससी के अकॉर्डिंगली बात कर रहा हूं। यदि स्टेट पीसीएस है तो भाई एक बार आप चेक कर सकते हैं। चलिए यहां पर हम आते हैं तो यहां पर आपको दिखाई देगी दैट इज कॉल्ड वुलर लेक। और वुलर लेक के अलावा, यानी कि वुलर झील के अलावा यहां पर एक और झील है जिसका नाम है डल झील। और इसी डल झील के बारे में मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि कश्मीरियत लैंग्वेज में इस डल का मतलब ही होता है झील। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण झीलें भी आपको इस क्षेत्र में मौजूद दिखाई देती हैं। जस्ट अ सेकंड में इसको कवर कर देता हूं और कवर करने के पश्चात मैं आगे बढ़ता हूं। भाई नेक्स्ट आती है यहां पर सुरेंसर, दैट इज कॉल्ड सुरेंसर लेक। अच्छा, उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि यदि आपने G20 की इस बार की बैठक देखी हो तो G20 में एक झील का बहुत बार नाम लिया गया, यानी कि जो 17 देशों के प्रतिनिधि सदस्य आए थे यहां पर, इन 17 देशों के प्रतिनिधि सदस्य यहां पर घूमने के लिए गए थे, तो G20 में भी काफी चर्चा में रही थी यह वुलर लेक, सॉरी यह डल लेक। क्लियर? यहां पर एक मार्केट भी लगता है, यहां पर एक बैंक पोस्ट ऑफिस भी है जिसे तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस नाम दिया जाता है। एक मार्केट भी लगता है जो कि नाव पर लगता है और इसे फ्लोटिंग मार्केट का नाम दिया जाता है। यदि आप डल झील की बात कर रहे हैं तो इसी डल झील पर आप पाएंगे कि भाई वाटर हार्वेस्टिंग और साथ में मछलियों के पकड़ने के लिए मेनली जाना जाता है। क्लियर? ऐसे कई इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इस डल झील के बारे में देखने के लिए मिलेंगे। बाकी ये डल झील बहुत बार एग्जाम में भी पूछी गई है। क्लियर? यानी कि डल झील और वुलर झील ये दोनों ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी टॉपिक हैं जिनके बारे में एग्जाम पूछता ही पूछता है। कारण यह है कि हम पहली बात कि वुलर झील को हम गोखुर झील मानते हैं, परंतु जब गोखुर झील के बारे में एक्चुअल में पूछेगा तो वहां उदाहरण में आपको वुलर लिखना ही नहीं है, वहां पर उदाहरण में आपको पुट करना है कनवर झील। दैट इज वाई ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। डल झील इस इस G20 के कारण अब हाल ही में चर्चा में आ गई। क्लियर? इसी प्रकार यहां पर आपको कुछ और लेक देखने के लिए मिल रही हैं, जैसे कि सबसे पहले मिलती है यहां सुरेंसर, है ना, यहां पर मिलती है सुरेंसर लेक। सुरेंसर के बाद मिलती है मनसर और मनसर के पश्चात एक और मिलती है हमें विशानसर और विशानसर के पश्चात विशानसर। क्लियर? इसके पश्चात आपको एक और लेक मिलती है जिसका नाम है मानसबल। और मानसबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसलिए क्योंकि इससे एक बार क्वेश्चन आया था कि भाई बताइए मानसबल
एक्चुअल में भारत की सबसे गहरी या फिर डीपेस्ट लेक ऑफ इंडिया है? क्या बताइए, सही है या गलत है? बिल्कुल ये बात सही है कि इसे डीपेस्ट लेक ऑफ इंडिया कॉल किया जाता है। किसे? मानस बल को। तो ये जो 6 लेक्स हैं, आप जम्मू कश्मीर के संबंध में इन 6 लेक्स के नाम अच्छे से याद रखेंगे। कौन कौन से? तो सबसे पहले आपको मिलेगी वुलर लेक, और इसी वुलर लेक से जो झेलम नदी है वो एक्चुअल में प्रवाहित होती है। पश्चात डल लेक जो कि T20 के कारण हाल ही में इंपॉर्टेंट हो गई है। फिर सुरेंसर, मनसर, विशांसर, और साथ में फिर आती है मानसबल, जिसे डीपेस्ट लेक ऑफ इंडिया कॉल कर लिया जाता है। पश्चात इसके अब यदि आप नीचे आते हैं तो यहां हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में अब कुछ लेक्स आपको देखने के लिए मिलती हैं। इसके पश्चात हिमाचल प्रदेश की कुछ लेक्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो चलिए हिमाचल प्रदेश की लेक्स को समझ लेते हैं। तो भाई यहां पर मेनली जो लेक आती है ना, उनमें ताल नाम फेमस होता है। देखिएगा 2-3 लेक आपको तालों के नाम पर ही मिल जाएंगी। तो यह है हमारा हिमाचल प्रदेश वाला एरिया। यहां पर एक लेक है जिसका नाम है सूरज ताल, है ना। एक नाम कौन सा मिलेगा? सूरज ताल। और एक आपको देखने के लिए मिलती है, नहीं सूरज, ये तो सूरज ताल यहां पर है ना। यहां पर भद्रा ताल, है ना। यहां पर एक लेक मिलेगी जिसका नाम है भद्रा ताल, और इस भद्रा ताल से एक्चुअल में ओरिजिन होता है किसका? भद्रा नदी का। क्लियर। अब यहां पर एक मिलती है हमको भद्रा ताल, जिससे ओरिजिन होता है बेसिकली किस नदी का? भद्रा नदी का। और मैंने रिवर वाले सिस्टम में आपको बताया था कि भाई एक नदी है चिनाब नदी, जिसका निर्माण होता है 2 नदियों के मिलने से। एक है चंद्र और एक है भागा। क्लियर। यहां पर भद्रा ताल, और यहां से ओरिजिन लेती है हमारी कौन सी रिवर? भागा रिवर, है ना। यहां से जो ओरिजिन होता है ये भागा रिवर का होता है, और ये भागा रिवर आगे चंद्रा से मिलकर बनाती है चंद्रभागा रिवर, जिसे नाम दिया जाता है क्या? जिसे बेसिकली नाम दिया जाता है चिनाब नदी। इसी के पश्चात एक और ताल है यहां पर जिसको नाम दिया जाता है चंद्रा ताल, चंद्रा ताल, और यहां से ओरिजिन लेती है हमारी चंद्रा नदी। क्लियर। जिससे दोनों ही मिलकर बनाती है फिर बाद में क्या? चंद्रभागा रिवर। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको एक काम करता हूं, जल्दी से लिख देता हूं भाई। और फिर इसके आगे चलने पर आपको और भी कई झील देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि यहां पर आपको मिलती है धनकर। धनकर के बाद एक और मिलेगी आपको महाराणा प्रताप सागर। इसी को कई बार नाम दिया जाता है महाराणा प्रताप सागर। इसी को कई बार नाम दे दिया जाता है भाई पोंग झील, है ना। एक्चुअल में यहां पर एक पोंग डैम है, पोंग डैम के पीछे ये बनी हुई है, तो दैट इज वाई इसे क्या नाम दे दिया जाता है? पोंग झील। और ये एक प्रकार की रामसर साइट में भी गिनी जाती है। और इसी प्रकार यदि आप हिमाचल प्रदेश में देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में एक और झील आती है गोविंद सागर। यानी कि जब आप हिमाचल प्रदेश के बेसिकली बिलासपुर वाले एरिया को देखते हैं जो कि दक्षिणी भाग में आएगा, तो यहां पर एक और लेक मिलती है जिससे नाम दिया जाएगा गोविंद सागर लेक या फिर गोविंद सागर झील। एक्चुअल में हिमाचल प्रदेश में एक नदी है सतलुज नदी, है ना। इस सतलुज नदी पर एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है भाखड़, है ना। ये इस सतलुज नदी पर एक डैम है जिसका नाम है भाखड़ डैम। और इसी का एक और डैम आपको देखने के लिए मिलेगा पंजाब वाले एरिया में, जिसको कहा जाता है नागढ़ डैम, है ना। हम लोग जनरली काउंट करते हैं भाखड़ा नागर, है ना, परंतु याद रखिएगा कि ये दोनों अलग अलग डैम हैं, है ना। एक हिमाचल प्रदेश में है और एक आपको देखने के लिए मिलता है कहाँ? पंजाब वाले रीजन में। क्लियर। दोनों अलग अलग डैम हैं, और इसमें से भाखड़ डैम जो है इसके पीछे एक झील फॉर्म्ड है जिसे नाम दिया जाता है महाराणा प्रताप सागर झील। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में ही एक और लेक मिलती है जिसका नाम है रेणुका, इसका नाम आता है रेणुका लेक, रेणुका झील। और यहां पर रेणुका माता मंदिर के नाम पर ही इस झील का नाम पड़ा है रेणुका झील। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है भाई। जब आप इससे आगे आते हैं तो अब आता है उत्तराखंड वाला एरिया। और यदि उत्तराखंड वाले एरिया को देखें तो देखिए यह है हमारा उत्तराखंड वाला रीजन। उत्तराखंड की हम बात करते हैं तो यहां पर भी कुछ लेक्स इंपॉर्टेंट है। जस्ट अ सेकंड, मैं इसको डायरेक्टली ऐसा बनाता हूं। यहां पर भी कुछ लेक्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे सबसे पहले तो आपको देखने के लिए मिलेगी कौन सी? दैट इज कॉल्ड नैनीताल। नैनीताल,
अब नैनीताल एक जिला भी है, तो ये नैनीताल झील कहां पर लोकेटेड है भाई, नैनीताल जिले में ही आती है। क्लियर। इसी के प्रकार आपको मिलता है सात ताल, और सात ताल नाम से ही समझ में आ रहा है कि भाई 7 झीलों का ये क्षेत्र है, तो यह भी कहां पर आता है, नैनीताल में ही आता है। ठीक इसी प्रकार आपको एक और लेक देखने के लिए मिलती है जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और यहां पर याद रखिएगा कि आपने महाभारत का नाम जरूर सुना होगा, और महाभारत में आपने भीमकुंड का भी नाम सुना होगा, है ना। परंतु यहां पर भीम जो थे उनके द्वारा एक झील का निर्माण किया गया था, ऐसा माना जाता है, ऐसे हमको साक्ष्य प्राप्त होते हैं। दैट इज वाई यहां पर एक और झील का नाम महत्वपूर्ण है, दैट इज भीम ताल, जो कि महाभारत काल से संबंधित मानी जाती है। मैं दावा नहीं कर रहा, परंतु हाँ ये कंटेंट है, यानी कि ऐसा माना जाता है भाई, है ना, ऐसा धर्मशास्त्रों का कहना है। दैट इज वाई मेरा ये बताना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहां पर याद रखें कि जो नैनीताल है, ये जो 7 ताल है, ये भीम ताल है, ये एक्चुअल में नैनीताल के आसपास ही आपको क्या मिलते हैं, लोकेटेड दिखाई देते हैं। इसी प्रकार यहां पर सबसे बड़ी झील आपको देखने के लिए मिलती है जिसका नाम भीमताल ही है ना। इसी के बाद एक झील मिलेगी जिसको हम मिस्टीरियस लेक के नाम से जानते हैं। 1942 में इससे लगभग 600 से 800 नर कंकाल प्राप्त हुए थे। जब पता लगाया गया कि एक्चुअल में ये कैसे प्राप्त हुए, तो इसका कोई सटीक आंसर नहीं आ पाया, परंतु ये आज भी एक रहस्य का विषय बनी हुई है। इस झील का नाम आता है रूपकुंड झील। क्या नाम आता है इसको कहा जाता है रूपकुंड, जो कि एक मिस्टीरियस लेक के रूप में जानी जाती है। अब ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है भाई, तो एक्चुअल में यहां पर इससे क्वेश्चन आने की संभावना इसलिए है क्योंकि कई बार यह पूछा जाता है, यानी कि हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। ये माना जाता है कि यहां पर एक सभ्यता हुआ करती होगी, या फिर यहां पर सभ्यता बोल रहा हूं, यहां पर एक बीमारी फैली होगी, है ना। उस बीमारी से बचने के चक्कर में लोगों ने झील में डुबकी लगाई और फिर इन 600 से 800 लोगों की मृत्यु हो गई। दैट इज वाई इसे कहा जाता है लेक ऑफ स्केल्टन, कंकालों की झील, या फिर मिस्टीरियस लेक का नाम दिया जाता है इसे। इज दैट क्लियर, है ना। ये सभी लेक्स आपको एक्चुअल में स्थित कहां पर दिखाई देती हैं, ये सभी लेक आपको उत्तराखंड रीजन में ही मौजूद देखने के लिए मिलेंगी। इसी प्रकार एक और आती है जिसे नाम दिया जाता है देवताल लेक। क्लियर, ये है हमारी देवताल लेक, जो कि उत्तराखंड का ही भाग है, या फिर उत्तराखंड के ही अंतर्गत आती है। ये 5 झीलें इंपॉर्टेंट होती हैं उत्तराखंड के कंटेक्स्ट में। अब यहां पर मैं आपको रामसर के बारे में नहीं बता रहा हूं, कारण यह है कि जहां पर इंपॉर्टेंट होगा मैं वहां पर रामसर के बारे में भी डिस्कस करूंगा, परंतु यहां पर ये सभी लेक उतनी ज्यादा रहस्यमय नहीं है जितनी की यह रूपकुंड लेक। इज दैट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब जब आप तिब्बत के पठार में देखेंगे तो आपको पता है कि इस तिब्बत के पठार वाले एरिया में आपको एक लेक देखने के लिए मिलती है, जो कि भारत के कंटेक्स्ट में कैसे इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो एक्चुअल में भारत में 3 नदियों का उद्गम इसी क्षेत्र से होता है, या फिर इसी लेक से होता है, और इस लेक को क्या नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड मानसरोवर लेक। और ये मानसरोवर लेक एक प्रकार के जल विभाजक की भांति व्यवहार करता है, अर्थात यहां पर आपको हर दिशाओं में नदियों का उद्गम देखने के लिए मिलेगा। दैट इज वाई आपको इसको भी ध्यान रखना है आवश्यक रूप से। तो ये सभी उत्तराखंड की लेक हैं भाई। एक होती है नैनीताल, नैनीताल के बाद फिर आता है हमारा 7 ताल, 7 ताल के बाद भीमताल, भीमताल के बाद रूपकुंड, और रूपकुंड के बाद देवताल आपको देखने के लिए मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम समझना प्रारंभ करते हैं कौन सी लेक को। तो यूपी में अब आपको 2 लेक्स मिलती हैं, है ना। यूपी वाले रीजन में जब आप देखेंगे तो यहां पर आपको 2 लेक्स मिलती हैं, और इन 2 लेक्स में से एक का नाम आता है दैट इज कॉल्ड फुल्लर झील, या फिर इसी को नाम दिया जाता है गोमत ताल का। और फुल्लर झील या फिर गोमत ताल आता है एक्चुअल में, या फिर लोकेटेड है पीलीभीत जिले में, और इसी पीलीभीत जिले के समीप। अब ये पीलीभीत जिला कहाँ आता है, तो यदि आप पूरी सीरीज देख रहे होंगे तो आपको मालूम होगा कि एक्चुअल में ये लोकेटेड है कहाँ, तराई क्षेत्र में। और तराई क्षेत्र से इसी गोमततार फुल्लर झील से एक रिवर का ओरिजिन होता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, गोमती नदी। और इसी गोमती नदी के तट पर एक्चुअल में लखनऊ और जौनपुर जैसे शहर स्थित हैं, और ये एक्चुअल में सहायक नदी है गंगा की। दैट इज वाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा आता है यहां पर एक और झील जिसका नाम है रेहंद झील, और यह रेहंद झील सोनभद्र जिले में आपको मौजूद दिखाई देती है। और ये जो रेहंद झील है एक्चुअल में यह मैनमेड झील का उदाहरण है। और साथ में याद रखिएगा, रेहंद नदी पर सोनभद्र, यानी कि एमपी और यूपी की बॉर्डर पर एक जिला है जिसका नाम है सोनभद्र। यहां पर एक डैम बनाया गया है जिसका नाम है रेहंद डैम, और इसी रेहंद डैम के पीछे यह झील लोकेटेड है जिसका नाम है रेहंद झील। इज दैट क्लियर। चलिए यह होता है यूपी वाला पोर्शन कंप्लीट। मैं आपको बता दूं कि यदि आपको इन पूरी स्लाइड्स की फोटो, यानी कि यदि मान लीजिए आपको नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है और आपको इस पूरी पीडीएफ चाहिए हो, इस पूरे नोट्स की पीडीएफ चाहिए हो, तो आप मुझसे
कांटेक्ट कर सकते हैं ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल पर, यानी कि यहां पर आपको इस पूरे के पूरे टॉपिक की पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार जब आप सर्च करेंगे, यहां पर कई लोगों की शिकायत है भाई कि ये नहीं मिलता है, भाई अच्छे से ढूंढो, मिलेगा ये, है ना, अभिषेक कुमार। यहां पर आपको डेली वीडियो के पश्चात पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है, तो एक बार सर्च करें, वहां पर विद फोटो आपको दिख जाएगा, यहां पर आप ज्वाइन हो जाइए, आपको आफ्टर वीडियो इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। क्लियर। इसी प्रकार यदि अब हम आगे बढ़ेंगे तो अब हम यूपी के बाजू में अर्थात बिहार की बात कर लेते हैं। और बिहार में मैंने आपको एक लेक बताई थी जो कि काफी इंपॉर्टेंट थी, और भारत में यह एक ऑक्सबो लेक का उदाहरण थी। अब आप मुझे रिवीजन के फॉर्म में बताते जाएं कि भाई ये लेक एक्चुअल में कौन सी थी, तो आई थिंक आप याद कर पा रहे होंगे, आप गैस कर पा रहे होंगे कि यहां पर इस लेक का नाम आता है, जस्ट अ सेकेंड, मैं सबसे पहले इसकी कॉपी कर लेता हूं, अन्यथा ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करेगा। तो यहां पर सबसे पहले नाम आता है बिहार वाले क्षेत्र का, और बिहार में एक लेक है जिसका नाम है कन्वर लेक। और ये कन्वर लेक के बारे में मैंने पहले ही ये डेटा बताया था कि भाई एक्चुअल में ये भारत में एक गोखुर झील का उदाहरण है। और गोखुर झील का निर्माण एक्चुअल में हुआ कैसे है, तो इस गोखुर झील का निर्माण किया है बूढ़ी गंडक नदी ने अपने मियंडर के द्वारा। कन्वर झील बिहार में लोकेटेड है। पश्चात यदि अब आप सिक्किम को देखेंगे तो सिक्किम में भी दो झील हैं, एक है चोलामू लेक, है ना, एक नाम आता है हमारा चोलामू लेक का। और ये चोलामू लेक बेसिकली इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि एक टाइम पर इसको भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील माना जाता था, परंतु याद रखिएगा कि इसकी ऊंचाई है 5100 मीटर। अब यदि आप देखेंगे तो यहीं पर आपको एक और लेक देखने के लिए मिलती है जिसका नाम है गुरु डोंगमार। और ये गुरु डोंगमार अब वर्तमान में भारत की सबसे हाईएस्ट लेक मानी जाती है क्योंकि इसकी ऊंचाई है लगभग 5400 मीटर। इज दैट क्लियर। और ये जो चोलामू लेक है एक्चुअल में यहीं से एक रिवर का ओरिजिन होता है जो कि ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, जिसका वर्णन प्लासी के युद्ध से भी मैंने बताया था अपने रिवर वाले चैप्टर में। और इसका नाम है तीस्ता नदी, जो कि बांग्लादेश में बेसिकली अपना जल गिराती है, किसमें, ब्रह्मपुत्र नदी में, जब इसका नाम हो जाता है जमुना। क्लियर। तो यहां पर इसी चोलामू के समीप से, जस्ट अ सेकेंड, इसी चोलामू के समीप से इस तीस्ता नदी का उद्गम क्षेत्र माना जाता है। आपको अपने माइंड में अच्छे से ये बात सेटल डाउन करनी है। पश्चात इसके अब हम कुछ लेक्स की बात करेंगे जो कि बेसिकली राजस्थान राज्य में देखने के लिए मिलती हैं। और यदि हम राजस्थान राज्य की इन लेक्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो ये है हमारा राजस्थान वाला एरिया, जस्ट अ सेकेंड, दैट इज ये है हमारा राजस्थान वाला एरिया। हाँ, अब आप समझ पा रहे होंगे मैपिंग के थ्रू। तो यहां पर यदि राजस्थान की बात करें तो जो सबसे पहले लेक निकल के आती है इसका नाम है एक्चुअल में सामर झील। और यदि भारत की हम सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झीलों की बात करें तो सबसे पहले नाम आपके मन में, आपके जहन में इसी सामर झील का आता है। और इसी के बारे में मैंने बताया था कि एक्चुअल में इसके खारे होने का कारण यहां पर समुद्र की मौजूदगी नहीं, क्योंकि यह एक अंतःस्थलीय झील है। क्लियर। यानी कि इनलैंड लेक का उदाहरण मानी जाती है, ये इनलैंड लेक का उदाहरण मानी जाती है। इसके खारे होने के कारण यहां पर मौजूद खनिजों की मौजूदगी है। इसी प्रकार इसको रामसर साइड में शामिल किया गया है, आपको पता होगा, है ना। और यदि नहीं पता है तो याद रखिएगा, मैं एक वीडियो और लेकर आऊंगा जिसमें मैं भारत की सभी तमाम रामसर साइट कवर अप कराऊंगा। अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये मेंशन करिएगा कि भाई भारत में कुल यानी कि टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट कितनी है, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे एसेंशियल रूप से, यानी कि आवश्यक रूप से एक भी बंदा यहां पर छूटना नहीं चाहिए। और यदि आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही है, आपको ये पूरी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज अच्छी लग रही है, और यदि कंटेंट पसंद आ रहा है, मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो आपको केवल 3 काम करने हैं। पहला, इस सीरीज को लाइक करना है यदि आप यहां तक आए हैं, और यदि आप सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, इस पर पॉजिटिव रिस्पांस दें अर्थात कमेंट करें, और इसको केवल एक बार शेयर अवश्य करें यदि आपको वाकई में लगता है कि यह सीरीज कारगर है तो। क्लियर। चलिए, ताकि मुझे भी मालूम चल सके कि हां आपको वाकई में यह सीरीज पसंद आ रही है। इसी प्रकार एक और झील है यहां पर जिसका नाम है केवलादेव झील। देखिएगा, रामसर कन्वेंशन एक्चुअल में एक साइड है जो कि बेसिकली वर्ल्ड में क्या करती है, तो आर्द्र भूमि क्षेत्रों के संरक्षण के लिए कार्य करती है। अब इसमें से किस आर्द्र भूमि क्षेत्र को कितने संरक्षण की आवश्यकता है, या फिर कोई ऐसी आर्द्र भूमि क्षेत्र जिसे ज्यादा संरक्षण की आवश्यकता है, उसको रामसर कन्वेंशन उठाता है और अपनी मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में शामिल कर लेता है। यानी कि मॉन्ट्रियक्स सूची वह सूची है जो कि
उन आर्द्रभूमि क्षेत्रों के संरक्षण की बात करता है जिनको बहुत ही ज्यादा यदि इनको संरक्षित नहीं किया गया तो भविष्य में ये नहीं बचेंगे। क्लियर? जैसे कि IUCN रेड डेटा बुक जारी करता है और रेड डेटा बुक में वो विभिन्न प्रकार के स्टेटस प्रदान करता है, सेम एज यहां पर आर्द्रभूमि क्षेत्रों के बारे में भी आप समझ सकते हैं। तो याद रखिएगा, रामसर कन्वेंशन की एक सूची होती है जिसको कहा जाता है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, और इसी मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में शामिल है एक्चुअल में क्या, यह है केवलादेव झील। अर्थात भारत के दो ही क्षेत्र हैं जो कि मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में शामिल है। एक तो आता है क्या, राजस्थान का केवलादेव झील, और दूसरा आपको देखने के लिए मिलता है मणिपुर राज्य का लोकटाक झील वाला एरिया। मणिपुर कहां पर लोकेटेड है, तो यहां नागालैंड के नीचे आपको स्थित दिखाई देता है, यह है मणिपुर वाला क्षेत्र। यहां पर एक झील आती है जिसका नाम है लोकटाक झील। इसी लोकटाक लेक पर आपको विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है केबुल लामजाओ स्थित देखने के लिए मिलेगा। यह है हमारी लोकटाक लेक, यहीं पर दिखाई देता है केबुल लामजाओ। और ये केबुल लामजाओ क्यों तैर रहा है, इसके तैरने का भी एक कारण है जिसका आंसर मिलता है आपको एनवायरनमेंट में, परंतु यहां पर कंपाइलेशन के थ्रू, यानी कि ज्योग्राफी मैंने बताया एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको इंटर रिलेशन, इंटर कनेक्टिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। इवन पूरा का पूरा जब आप यूपीएससी की स्टडी करते हैं तो पूरे यूपीएससी की स्टडी में आपको एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट के साथ कैसे इंटरलिंक होता है या फिर कैसे इंटरलिंक किया जा सकता है, इसके बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। और यदि आपसे यह बन गया तो समझिए यूपीएससी की आधी समस्याएं खत्म हो गई। जैसे कि यदि हम लोकटाक लेक की बात कर रहे हैं, अभी राजस्थान की खत्म नहीं हुई है, राजस्थान में एक्चुअल में केवलादेव की बात आई तो केवलादेव से चलते हुए हम लोकटाक तक आ गए हैं। ये कहलाती है इंटर कनेक्शन, यानी कि एक टॉपिक से शुरू करते हुए आप दूसरे टॉपिक को प्रारंभ करने। क्लियर? हमने जम्मू कश्मीर को समझा था और जम्मू कश्मीर के संदर्भ में हमने कन्वर लेक की बात की थी। हम एक्चुअल में लोनार झील के थ्रू ज्वालामुखी को समझ सकते हैं। क्लियर? यानी कि जो एस्ट्रॉइड होने की प्रक्रिया होती है उसको भी हम भली भांति समझ सकते हैं। तो याद रखिएगा कि यहां पर ये जो लोकटाक लेक है, इस लोकटाक लेक पर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है जस्ट अ सेकंड, केबुल लामजाओ। और ये जो केबुल लामजाओ है एक्चुअल में इस कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई इसका निर्माण हुआ है भाई फुंडेस के द्वारा, लाम जाओ नेशनल पार्क, और इसका निर्माण हुआ है फुंडिस के द्वारा। और ये फुंडिस क्या होती है, तो याद रखें कि जैविक रूप से अपघटित वनस्पतियों को क्या नाम दिया जाता है, फुंडिस का नाम दिया जाता है। और ये जो केबुल लामजाओ है एक्चुअल में इसी फुंडिस के द्वारा निर्मित है। इज दैट क्लियर? अब यदि आप देखेंगे तो यहां पर ये जो लोकटाक है और ये जो केबुल लामजाओ है, इन दोनों ही क्षेत्रों को या फिर इन दोनों ही लेक्स को रामसर कन्वेंशन की आर्द्रभूमि क्षेत्रों की सूची में मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड का पार्ट बनाया गया है। यानी कि अब आप मुझे बताएं कि भारत में टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स कितनी है, और साथ में उन रामसर साइट्स में से केवल और केवल ये 2 रामसर साइट ऐसी हैं जिनको वर्तमान में संरक्षण की आवश्यकता है। इज दैट क्लियर? यदि क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं भाई। यहीं पर आपको कुछ और राष्ट्रीय उद्यान मौजूद दिखाई देते हैं। जैसे एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम आता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि इसी के अंतर्गत, बट ऑब्वियस है कि इसी केवलादेव झील के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी कि ये तैरता हुआ नहीं है, जहां पर केवलादेव झील है वहीं पर आपको ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी मौजूद दिखाई देता है। तो ये हुए हमारे राजस्थान की कुछ झीलें। इसी प्रकार अब एक और जो स्टेट बच जाता है, यहीं पर आपको हरियाणा दिखाई देगा। और यदि हम बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा में भी कुछ झीलें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे अब मैं हरियाणा को कहाँ लिखता हूँ, तो ये है हमारा हरियाणा वाला रीजन, और हरियाणा को मैं नीचे उतार देता हूँ। अब यहाँ पर यदि हम हरियाणा के बारे में डिस्कस करें तो बच्चे याद रखिएगा, अब यहाँ पर भी कुछ झीलें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। दैट इज हरियाणा वाला रीजन। हरियाणा में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है भाई? एक मिलती है बड़खल, एक मिलती है हमें बड़खल झील, है ना, यह इंपॉर्टेंट हो जाती है। बड़खल के पश्चात आपको एक झील देखने के लिए मिलेगी, दैट इज कॉल्ड ब्रह्म सरोवर। इसे नाम दिया जाता है ब्रह्म सरोवर झील। ब्रह्म सरोवर के पश्चात, अच्छा इनकी लोकेशन भी आपको याद करना है। जैसे कि यदि मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप एटलस लेकर बैठे हैं, और यदि आप एटलस लेकर बैठे हैं तो देखिएगा जब आप बड़खल झील को देखेंगे तो वर्तमान में ये सूखती हुई झील मिलेगी। यानी कि द हिंदू में अभी एक लाइन आई थी कि हरियाणा में बहुत ज्यादा अवैध उत्खनन हो रहा है। वैसे तो पूरे अरावली क्षेत्र में अवैध उत्खनन बहुत ज्यादा हो रहा है। याद रखें कि इसके कारण बायोडाइवर्सिटी पर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, और इसी नेगेटिव इंपैक्ट का एक असर है कि ये जो बड़खल झील है यह धीरे धीरे गायब हो रही है। अर्थात
अर्थात इसमें जलस्तर घट रहा है। कारण यह है कि अवैध उत्खनन यहां पर हो रहा है। तो याद रखिएगा ये बड़खल झील डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे, ये जो अरावली पर हम ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट चला रहे हैं उस संबंध में। क्लियर, यहीं पर आपको ब्रह्म सरोवर देखने के लिए मिलेगी, यहीं पर आपको एक और लेक मिलती है जिसका नाम है ब्लू बर्ड लेक। ब्लू बर्ड लेक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कारण यह है कि यह अपने प्रवासी और निवासी पक्षियों हेतु जानी जाती है, अर्थात यह भी एक आर्द्रभूमि क्षेत्र है। परंतु यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह नहीं है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि हरियाणा में वैसे ही बहुत ज्यादा प्रदूषण है और उन प्रदूषण के कारण ये जो नेचुरल स्पॉट्स हैं ये बहुत ज्यादा खतरे में है। इसीलिए हरियाणा प्रोजेक्ट बार बार समय समय पर ऐसे कई प्रोजेक्ट लाती है जो कि एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। इज दैट क्लियर? यानी कि यहां पर 3 लेक्स इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होती है बड़कर, एक होती है ब्रह्म सरोवर और एक आती है हमारी कौन सी, ब्लू बर्ड। ये तीनों ही लेक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इसके अलावा एक और लेक है जिसका नाम करना, एक मिलेगी हमें करना रिवर, सॉरी करना झील, और ये करना झील आती है एक्चुअल में करनार में, नाम से ही समझ में आ रहा होगा। एक और याद रखें कि एक और आती है दमदमा, और ये दमदमा देखने के लिए मिलती है आपको गुरुग्राम में, गुरुग्राम या फिर आप नाम दें इसको गुड़गांव। क्लियर, पुराना नाम था गुड़गांव, अब आप इसको गुरुग्राम नाम देते हैं तो या तो गुड़गांव बोल लें भाई, है ना, जो कि एनसीआर के निकट आता है, और साथ में एक है इसका नाम गुरुग्राम। अब ये इतना इंपॉर्टेंट है, इससे केबीसी में पूछा भी गया था भाई। चलो इससे आगे आते हैं, और इससे आगे आने पर अब आता है हमारा महाराष्ट्र वाले रीजन। परंतु महाराष्ट्र वाले रीजन को समझने से पूर्व अब हम नीचे से प्रारंभ करते हैं। यानी कि जब आप केरला में जाएंगे तो केरला में अब आपको 2 लेक्स मिलती हैं, एक का नाम आता है भाई वेम्बनाड और एक का नाम आता है हमारा अष्टामुदी लेक। समझने का प्रयास करिएगा, यहां पर हम प्रारंभ कर रहे हैं अब किसको, केरला को, है ना। और यदि हम केरला रीजन की झीलों को देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी झीलें हैं, तो यहाँ पर 2 झीलें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। कारण यह है कि अब मैं यहाँ पर 3 बातें बता रहा हूँ, है ना। भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, तो आपको नाम याद रखना है वुलर लेक। भारत की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है, तो आपको नाम याद रखना है चिल्का लेक। मैंने बोला यदि भारत की सबसे लंबी, सबसे बड़ी अलग है और सबसे लंबी अलग है, भारत की सबसे लंबी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, तो आपको जाना है कहां पर, केरला वाले रीजन में। और केरला में एक लेक मिलती है जिसका नाम है वेम्बनाड लेक। ये कहां मिलेगी, तो देखिएगा केरला वाले मैप में जहां पर कोट्टायम लिखा हुआ है और अष्टामुच लिखा हुआ है, वहां पर आपको यह लेक देखने के लिए मिलती है, दैट इज कॉल्ड वेम्बनाड लेक। और यह वेम्बनाड लेक के अंतर्गत ही आपको एक आइलैंड भी देखने के लिए मिलेगा जिसे नाम दिया जाता है वेलिंगटन आइलैंड। क्लियर, यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, यदि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देख रखे होंगे तो आई थिंक आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि यह वेम्बनाड लेक, सॉरी वेलिंगटन क्यों इंपॉर्टेंट होता है और यह वेम्बनाड लेक किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जियोपॉलिटिकल एंगल से। यदि आपने आइलैंड वाला वीडियो नहीं देखा है तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप जाएं और उस वीडियो को अवश्य देखें। यहां पर हर वीडियो में इतना कंटेंट है, इतना कंटेंट मैंने दिया है कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, परंतु कंटेंट खत्म नहीं होगा। यानी कि यदि आप एक डायमेंशन लेते हैं तो यहां पर मैंने हर डायमेंशन, हर वीडियो में एक एक टॉपिक का हर डायमेंशन बताने का प्रयास किया है। तो यहां पर यदि हम इस वेम्बनाड झील को देखें तो इसी वेम्बनाड के पास एक स्थान है कोट्टायम, और कोट्टायम से कोल्लाम तक NSW नेशनल वाटरवे 3rd की स्थापना की गई है। कोट्टायम से कोल्लाम को जोड़ा गया है। क्लियर, तो याद रखिएगा। और ये एक प्रकार की लैगून झील का उदाहरण है, अर्थात यह एक खारे पानी की झीलों में काउंट की जाती है बच्चे। क्लियर, और भारत के केरला में इन खारे पानी की झीलों को नाम दिया जाता है कयाल। इसीलिए यदि आप केरला की लोकल लैंग्वेज में इसको नाम देंगे तो इसको नाम दिया जाएगा अष्टामुदी कयाल। इसी प्रकार यहां पर एक और कयाल है जिसे नाम दिया जाता है, सॉरी इसे नाम दिया जाएगा वेम्बनाड कयाल, और एक और कयाल है जिसे नाम दिया जाता है अष्टामुदी कयाल। ये दोनों ऊपर नीचे देखने के लिए मिलेंगी, परंतु याद रखिएगा कि ये जो वेम्बनाड है ये भारत की सबसे लंबी, क्लियर, लेंथ वाइज सबसे लंबी क्या है, ये खारे पानी की झीलों में काउंट की जाती है। और भारत की सबसे बड़ी तो मानी जाएगी चिल्का लेक, जो कि जानी जाती है अपनी डॉल्फिन्स के लिए। और ये आती कहां पर है, ये बेसिकली उड़ीसा में आपको लोकेटेड देखने के लिए मिलती है। जस्ट अ सेकेंड, अब देखिएगा आगे के राज्यों के बारे में यदि डिस्कशन करें, जस्ट अ सेकेंड, यहां पर कुछ गलती हुई है,
सामर झील और केवलादेव झील। अरे इसके अलावा भी तो हैं भैया राजस्थान में। यदि राजस्थान की हम बात करेंगे तो यहाँ की झील इसलिए ब्रेक हो गई क्योंकि ये इसके बाद हम मणिपुर के बारे में डिस्कस करने लगे। तो चलिए एक बार राजस्थान की झीलों को हम कंप्लीट कर लेते हैं, देखिएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है एक्चुअल में एक और सामर हो गई, केवलादेव, इसके बाद राजसमंद, इसके पश्चात एक और महत्वपूर्ण झील मिलेगी जिसे नाम दिया जाता है राजसमंद झील, है ना। इसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, न्यूज में भी ये बनी रहती है। पश्चात इसके हिंदू धर्म के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट झील मानी जाती है, इसका नाम क्या है भाई, तो ये मानी जाती है हमारी पुष्कर लेक। यहाँ पर विश्व में एकमात्र ब्रह्मा जी का टेम्पल मौजूद दिखाई देता है अजमेर के समीप, यह पुष्कर नामक स्थान है। पश्चात इसके यहीं पर आपको अन्ना सागर, अजमेर वाले रीजन में आपको अन्ना सागर झील भी दिखाई देती है, क्लियर। यानी कि राजसमंद, पुष्कर, अन्ना सागर ये सभी कहाँ पर आती हैं, ये राजस्थान वाले एरिया में ही लोकेटेड दिखाई देती है। इसके सॉरी इसके पश्चात एक और आती है जिसे नाम दिया जाता है फतेह सागर, ये मैप के ऊपर हो गया है, आई थिंक आप लोग एडजस्ट कर लेंगे। एक और आती है, यह है फतेह सागर झील। ये सभी कहाँ लोकेटेड है, ये राजस्थान में लोकेटेड है। याद रखिएगा ये जो अन्ना सागर है एक्चुअल में ये मैनमेड झील है, अर्थात यह एक कृत्रिम झील का उदाहरण है, क्लियर। पुष्कर के लिए आपको ब्रह्मा टेम्पल याद रखना है, यह बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है जनरल नॉलेज के हिसाब से भी, और साथ में यह थोड़ा सा रिलीजियस क्वेश्चन हो जाता है। यह है फतेह सागर और यहाँ पर ये लोकेटेड कहाँ है, तो सभी के बारे में याद रखें, यह राजस्थान में ही लोकेटेड देखने के लिए मिलेंगे। इसके पश्चात जो नेक्स्ट स्टेट आपको देखने के लिए मिलेगा, अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। और यदि महाराष्ट्र की सबसे प्रमुख झील की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आई थिंक आपको पता है कि मैं किस झील के बारे में सोच रहा हूँ, लोनार झील। और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, तो एक्चुअल में यह एक्सट्रॉइड द्वारा फॉर्म्ड लेक में आती है। आई थिंक आप इसको समझ पा रहे होंगे, इसीलिए मैं ज्यादा हौच पौच नहीं कर रहा हूं, है ना। यहां पर आपको क्लियरली मेंशन हो रहा है कि भाई मैं किस एरिया की बात यहां पर कर रहा हूं। इज दैट क्लियर? और यदि इतना क्लियर है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए। तो यहां पर हम अपना नेक्स्ट मैप लेते हैं। अब यहां पर जो भाग शेष रह गए हैं, अर्थात जो स्टेट शेष रह गए हैं, उनके बारे में डिस्कस करना चालू करते हैं। देखिएगा अब आता है यह गुजरात वाला रीजन। और यदि गुजरात वाले रीजन की हम बात करें तो यहां पर अब आपको कुछ झीलें मौजूद दिखाई देती हैं। इन झीलों को क्या नाम दिया जाता है, जस्ट अ सेकंड, मैं ना इसको ऊपर साइड ऐसे मेंशन करता हूं। इन झीलों को नाम दिया जाता है एक्चुअल में नल सरोवर, नारायण सरोवर। और ये दोनों ही झीलें बेसिकली इंपॉर्टेंट क्यों हैं, तो जब आप देखेंगे गुजरात रीजन को तो यहां पर यह क्षेत्र जाना जाता है मेनली अपनी पहाड़ियों के लिए, और दूसरा यह जाना जाता है अपने काठियावाड़ प्लेट्यू के लिए, और तीसरा यह जाना जाता है अपने लॉयंस के लिए, अर्थात ये जो एशियाटिक लॉयंस है यह इनके लिए मेनली जाना जाता है। तो ये गुजरात में कुछ लेक्स जो मानी जाती हैं फेमस, है ना, उनमें एक आती है नल सरोवर लेक, पहला ये आता है हमारा, जस्ट अ सेकेंड, ये आता है हमारा नल सरोवर। नल सरोवर के पश्चात जो सेकेंड देखने के लिए मिलेगा दैट इज कॉल्ड नारायण सरोवर, नारायण सरोवर। भुज के समीप जब आप जाएंगे तो यहां पर एक मिलता है हमीरसर, इसका निर्माण राजा हमीर के द्वारा किया गया था, हमीरसर लेक। और हमीरसर झील के पश्चात एक और आती है कंकरिया, ये कहाँ पर है, ये भुज के पास है। और एक और मिलेगी आपको कंकरिया लेक। ये सभी कहाँ पर है एक्चुअल में, ये सभी लोकेटेड मिलती हैं आपको इस गुजरात वाले रीजन में। यहीं पर जो गिर पहाड़ियां हैं ये इसी नल और नारायण सरोवर के आसपास लोकेटेड देखने के लिए मिलेंगी। इज दैट क्लियर? यानी कि यहां पर यह गुजरात वाले रीजन के कंटेक्स्ट में याद रखिएगा कि 1969 में ये जो नल सरोवर था इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी डिक्लेयर किया गया था, और ये एक रामसर साइट भी है। तो आपसे पूछ लिया जाता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि भाई निम्न में से किस पहाड़ी, यानी कि इन चारों, दो पहाड़ियों का नाम था बेसिकली नर और नारायण, तो इनमें से नल सरोवर पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जिसको नल सरोवर वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। और 1969 में इसको भारत सरकार द्वारा डिक्लेयर किया गया था। इनकी लोकेशन की बात कर लेते हैं तो ये नल सरोवर है ये एक्चुअल में अहमदाबाद में लोकेटेड है। यदि आप हमीरसर की बात करेंगे तो ये भुज में लोकेटेड आती है, जहां पर आपको प्रायद्वीपीय भारत पेनिनसुलर इंडिया का एकमात्र भ्रंश देखने के लिए मिलता है। अब मैं इसको जरा एडजस्ट कर दूं, और यदि एडजस्ट करने के बाद हम आए तो अब हम आते हैं महाराष्ट्र राज्य में। क्लियर? केरला को हमने समझ लिया, और केरला को समझने के पश्चात हमने गुजरात को समझा, गुजरात को समझने के पश्चात अब महाराष्ट्र पर आए। देखिएगा कंफ्यूज नहीं होना, कारण यह है कि यहां पर मैं स्पेस के अकॉर्डिंगली, अर्थात ये हौच-पौच ना हो जाए, इसके अकॉर्डिंगली लिखने का प्रयास कर रहा हूं। दैट इज वाई यहां पर स्टेट ऊपर नीचे हो सकते हैं, मैंने पहले भी ये बात आपको बताई थी। चलिए बिना देरी किए समझना प्रारंभ करते हैं महाराष्ट्र राज्य को।
ये है महाराष्ट्र। और यदि महाराष्ट्र की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट तो मैंने पहले ही बता दी थी भाई कि यहाँ पर लोनार झील है, जिसको क्रेटर झील का उदाहरण माना जाता है या फिर क्रेटर झील की संज्ञा दी जाती है। इसके अलावा आपको सतारा के पास, अब सतारा कहाँ पर है देखिएगा, जब मैं यहाँ पर नाम लेता हूँ तो वहाँ पर आप बस इतना प्रयास करें कि आप उसको एटलस में जाएं और एक्चुअल में बस ढूंढ लें। नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है, परंतु एक बार ढूंढने का प्रयास जरूर करें। जैसे कि यदि मैंने लोनार झील की बात की, मैंने शिवसागर झील की बात की, और शिवसागर को मैंने बताया कि ये सतारा के पास लोकेटेड है, तो आपको जाना है, एक बार उसको बस मार्क कर लेना है। मार्क नहीं कर पा रहे हैं तो बात अलग है ना, परंतु प्रयास करिएगा कि आप उसको मार्क कर पाए। इसी प्रकार यहां पर एक और आती है जिसका नाम है सलीम अली। अब ये कौन कौन सी है, तो सबसे पहले मैंने नाम लिया भाई कि यहां पर लोनार झील है, जो कि एक प्रकार की क्रेटर झील का उदाहरण है, और कई बार यह संज्ञा दी जाती है या फिर कई जगह पर यह हमको कंटेंट मिलता है या लिखा हुआ मिलता है कि एक्चुअल में उल्कापात के द्वारा इसका फॉर्मेशन या फिर इसका निर्माण हुआ है। सेकंड आती है सलीम अली, और ये जो सलीम अली है एक्चुअल में ये किस प्लेस के पास लोकेटेड है, तो देखिएगा औरंगाबाद आपको देखने के लिए मिलेगा। औरंगाबाद के पास यह लोकेटेड मिलती है, और कालांतर में इसी को खिलजी तालाब या फिर खिरजी तालाब के नाम से जाना जाता था। कब? मुगल काल की बात कर रहा हूं, अब ऐसा कुछ नहीं है, परंतु मुगल काल में याद रखें कि मुगल काल में यही लेक थी जिसको खिरजी तालाब के नाम से जाना जाता था। ठीक इसी प्रकार यहीं पर आपको मिलता है एक और लेक या फिर मिलती है एक और लेक जिसका नाम है शिव सागर, और इसकी लोकेशन क्या है? शिव सागर या फिर शिव सागर भी इसको कहा जाता है, सतारा के पास की लोकेटेड मिलती है। इज दैट क्लियर? ये तीन लेक्स आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं किसके कंटेक्स्ट में? एक्चुअल में महाराष्ट्र राज्य के कंटेक्स्ट में। पश्चात इसके केरला की हमने कर ली है। अब कुछ लेक आती हैं कर्नाटका की, और उनको कवर करने के लिए जरा समझिएगा कि एक्चुअल में कर्नाटक में बेंगलोर के आसपास आपको 2-3 लेक्स देखने के लिए मिल जाती हैं, यानी कि पूरे कर्नाटक में नहीं है। मेनली आप पाएंगे कि दक्षिणी कर्नाटक में ये लेक्स फेमस मानी जाती हैं। क्लियर? कौन सी है? तो देखिए ये है हमारा कर्नाटक वाला एरिया, दैट इज कर्नाटका। यह है कर्नाटका, और कर्नाटका में एक तो आपको देखने के लिए मिलेगी जिसे नाम दिया जाता है उलसूर, फिर आती है अंगारा। यानी कि ये जो उलसूर अंगारा आप कहां पर पाएंगे, तो देखो 2 सिटीज हैं, एक है बेंगलोर, एक है मैंगलोर। मैंगलोर तटीय क्षेत्र में, और जो बेंगलोर है ये अंदर है। इसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्लियर? ये बेंगलोर के आसपास की मैं 3 झीलों के नाम बता रहा हूं। एक का नाम है क्या? उलसूर, एक आता है वेलांदू, और एक आता है हमारा क्या? अंगारा। क्लियर? उलसूर, सॉरी हिंदी में लिखता हूं, उलसूर, उलसूर के पश्चात वेलांदू, और वेलांदू के पश्चात आपको क्या देखने के लिए मिलेगी? अंगारा, अंकारा। क्लियर? वेलांदू, कई लोग इसको अंकारा भी देते हैं और कई लोग इसको अंगारा भी नाम देते हैं। क्लियर? अब अंकारा नहीं बोलना है, कारण यह है कि राजधानी में चले जाएगा बताना अंकारा किस देश की राजधानी मानी जाती है। दैट इज ये है हमारा कर्नाटका वाला एरिया। और कर्नाटका के पश्चात अब हम देखना चालू करते हैं एक्चुअल में तमिलनाडु वाले रीजन को, अर्थात तमिलनाडु में कौन कौन सी झीलें आपको दिखाई देती हैं। यह है तमिलनाडु वाला रीजन। और यदि बात की जाए तमिलनाडु की, जस्ट अ सेकेंड, मैं ना इसको साइड कर लेता हूं ताकि आपको दिख सके। यह तमिलनाडु, इसमें एक आती है चेम्ब्राबाकम। क्लियर? चेम्ब्राबाकोबाकम वैसे तो इसका नाम है, परंतु चेम्ब्राबाकम भी इसको कहा जाता है, चेम्ब्राबाकम। क्लियर? चोल वंश के राजा के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, चेम्ब्राबाकम। नेक्स्ट आती है यहां पर ऊटी झील। ऊटी का नाम किसने नहीं सुना है भाई, है ना? ऊटी झील जो कि एक प्रकार का हिल स्टेशन भी काउंट किया जाता है। और ऊटी के पश्चात आपको यहां पर एक देखने के लिए मिलती है, दैट इज कोडाइक नाल। ये एक प्रकार का गेम भी होता है यहां पर, कोडाइक नाल। इज दैट क्लियर? अच्छा, एक और बात भाई कि जब हम ये वेम्बनाड झील पढ़ रहे थे तो मैंने ये नहीं बताया, मैं बताना भूल गया कि केरला में एक्चुअल में जो वेम्बनाड झील है, जस्ट अ सेकेंड, केरला में जो वेम्बनाड झील है यहाँ पर एक नाव प्रतियोगिता होती है। क्लियर? एक स्पर्धा होती है जिसका नाम होता है नेहरू ट्रॉफी। क्लियर? तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि नेहरू ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो ये एक्चुअल में ये वेम्बनाड लेक से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये मैं बताना भूल गया था, अब मैंने बता दिया, है ना? यहाँ पर ये 3 लेक्स आपको मौजूद दिखाई देती हैं तमिलनाडु वाले रीजन में। एक है चेम्ब्राबाकम, एक आता है ऊटी, और एक आता है कोडाइकनाल। ये तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से ऊटी इंपॉर्टेंट है अपने हिल स्टेशन के लिए। इज दैट क्लियर? इसी प्रकार का एक हिल स्टेशन आपको राजस्थान में भी देखने के लिए मिलता है, अर्थात जहां पर हमने राजस्थान वाली लेक्स मार्क की थी वहीं पर ये जो ये जो राजस्थान वाली लेक हमने मार्क की थी, ये जो राजसमंद थी, एक्चुअल में यह भी
किसका उदाहरण थी, एक हिल स्टेशन का ही उदाहरण मानी जाती थी। क्लियर। यहां पर अब हम आते हैं तमिलनाडु के पश्चात ऊपर की ओर। अब ऊपर की लेक बेसिकली हमको पता होती हैं, परंतु इनके बारे में हम जानकारी छोड़ नहीं सकते हैं यदि हम लेक वाला चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं तो यह है अब हमारा, ये जो पिंक कलर से मैं ड्रॉ करता हूं, ये है हमारा आंध्र प्रदेश वाला रीजन। और आंध्र प्रदेश वाले रीजन में अब कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट लेक तो मानी जाती है पुलिकट लेक, जिस पर आपको मौजूद दिखाई देता है, बच्चे क्या मेरे मन की बात को समझे, यहां पर आपको श्रीहरिकोटा आइलैंड मौजूद दिखाई देगा और इस श्रीहरिकोटा आइलैंड पर इसरो का लॉन्चिंग पैड भी स्थित है, जिसे कहा जाता है सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र। और यह सेकंड लार्जेस्ट स्लाइन वाटर लेक या फिर सेकंड लार्जेस्ट लैगून लेक मानी जाती है पूरे के पूरे इंडिया की। तो दैट इज आंध्र प्रदेश वाला रीजन। अब मैं इसको इतनी ऊपर इसलिए बना रहा हूं क्योंकि भाई मुझे यहां पर उड़ीसा को भी नोट डाउन करना है। तो दैट इज आंध्र प्रदेश वाला रीजन। अब यहां पर बेसिकली नदियों वाला चैप्टर हो गया है, तो मैं आपको बता सकता हूं, आपके साथ ये डेटा शेयर कर सकता हूं कि यहां पर दो नदियां अपना मुहाना बनाती हैं, जिनमें से एक का नाम है गोदावरी और एक का नाम है कृष्णा। और इन्हीं दोनों के डेल्टाई क्षेत्र में आपको शैल गैस का या फिर शैल प्राकृतिक गैस का भंडार देखने के लिए मिलेगा। और इन्हीं दोनों झीलों के या फिर इन्हीं दोनों नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में एक डेल्टाई लेक आपको मिलती है, जिसका नाम क्या आता है, इसका नाम है कोलेरू लेक। क्लियर। जो कि वर्ल्ड की एकमात्र ऐसी लेक है जो कि पहले लैगून हुआ करती थी और आज आपको यह फ्रेश वाटर लेक के तौर पर दिखाई देती है। तो दैट इज यह आंध्र प्रदेश वाला एरिया। और आंध्र प्रदेश में दो लेक इंपॉर्टेंट है, केवल दो ही लेक इंपॉर्टेंट है। एक आती है हमारी पुलिकट, जिसके मध्य में श्रीहरिकोटा आइलैंड है और यहीं पर आपको इसी श्रीहरिकोटा आइलैंड पर इसरो का क्या मिलेगा, लॉन्चिंग पैड। अच्छा, पुलिकट लेक केवल आंध्र प्रदेश में नहीं है, आप इसको ऐसा भी नाम दे सकते हैं कि भाई 92% पार्ट इसका आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है और इसका केवल 8% भाग आता है तमिलनाडु वाले रीजन में। तो कई स्थानों पर लिखा होता है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है आपको। इज दैट क्लियर। और इसी के बाद कोलेरू लेक जो कि डेल्टाई क्षेत्र में स्थित है गोदावरी और कृष्णा नदियों के। इज दैट क्लियर। और यदि इतना क्लियर है तो चलिए इसके ऊपर आते हैं और ऊपर आप पाएंगे कि यहां पर एक्चुअल में अब लोकेशन डालना है आपको किसकी, यह है हमारा उड़ीसा वाला रीजन, दैट इज उड़ीसा। और उड़ीसा में एक लेक इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी, नाम सभी जानते हैं, इसका नाम है चिल्का लेक। और ये चिल्का लेक बेसिकली फेमस क्यों है, तो याद रखें कि यहां पर यह चिल्का लेक भारत की और एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती है, या फिर यूं कहा जाए कि यह सॉल्ट वाटर लेक मानी जाती है या फिर लैगून झील मानी जाती है। याद रखिएगा कि इसी चिल्का लेक में आपको एक प्रकार की डॉल्फिन भी दिखाई देती है, जिसको कहा जाता है चिल्का डॉल्फिन, है ना, या फिर इसको कहा जाता है ईरावदी डॉल्फिन। एक्चुअल में ये मिलती कहां पर है, ईरावदी नदी में, जो कि आती है म्यांमार में। म्यांमार से ये पलायन करते हुए, माइग्रेट करते हुए, भ्रमण करते हुए आती है कहां, चिल्का लेक में। और इसी चिल्का लेक में आपको 5 प्रकार की डॉल्फिन दिखाई देती है। मैंने इसका डिस्कशन तटीय क्षेत्र वाले चैप्टर में किया था, यानी कि यहां पर स्ट्रिप, स्पिनर, हम्पबैक, बॉटलनेक, ईरावदी, ये 5 प्रकार की डॉल्फिन मिलती हैं। और ये सभी कौन सी डॉल्फिन है, तो ये सभी एक्चुअल में खारे पानी की डॉल्फिन है भाई। ये ट्रेवल करते हुए आ रही हैं, तो बीच में बंगाल की खाड़ी सागर पड़ा, वो खारे पानी है ना। यहां पर याद रखें कि ये जो चिल्का लेक है, इसका पानी कई बार आपको इसके बारे में कहा जाता है कि यह एक्चुअल में खारे पानी की भी है और इसमें कुछ मात्रा में एक्चुअल में मिला हुआ है कौन सा, ताजा पानी भी। तो भाई हाउ इज दैट पॉसिबल, क्योंकि यहां पर इस चिल्का लेक में 2 रिवर्स अपना मुहाना बना रही हैं। एक आती है कौन सी रिवर, तो एक मानी जाती है दाया रिवर, जिसका संबंध है अशोक के कलिंग युद्ध से, और एक मानी जाती है यहां पर रिवर भार्गवी रिवर। ये दोनों ही नदियां अपना मुहाना कहां बनाती हैं, इसी रिवर में बनाती है। अर्थात एक आती है हमारी दाया और एक आपको देखने के लिए मिलेगी भार्गवी रिवर। ये दोनों रिवर के बारे में आप याद रखिएगा कि ये एक्चुअल में चिल्का झील में अपना मुहाना बनाती हैं। और ये लोकेटेड कहां पर है, तो यह उड़ीसा में लोकेटेड आपको देखने के लिए मिलती है। यानी कि यहां पर अब आधे से अधिक राज्य हमारे हो चुके हैं। अब यहां पर वो डेटा मैं लिखता हूं जो कि हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, अर्थात अब मैं उन झीलों के बारे में भी नोट डाउन करता हूं जो कि हमारी शेष रह गई है। डेटा तो पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, मेरे शब्दों में परिवर्तन हो जाता है कई बार। चलिए अब हम उन लेक्स के बारे में बात करते हैं या फिर उन स्टेट्स के बारे में बात करते हैं जो कि अब हमारे रिमेनिंग है। जैसे कि यदि अब आप देखेंगे तो मध्य में आता है एक मध्य प्रदेश वाला एरिया,
क्लियर, मध्य प्रदेश नाम सुना होगा, भोपाल राजधानी है। क्लियर, यदि आप मध्य प्रदेश की लोकेशन को देखेंगे तो मध्य प्रदेश में कुछ झील इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट लेक तो यहां पर मानी जाती है भाई भोजताल, जो कि एक प्रकार की कृत्रिम झील का उदाहरण थी। जस्ट अ सेकेंड, यह है भोजताल वाला एरिया, और भोजताल एक प्रकार की कृत्रिम झील का उदाहरण है। आपको पता होगा शायद कि यह एक प्रकार की रामसर साइट है ना, और यहां पर इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो राजा भोज के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अभी वर्तमान में ये कहां लोकेशन आती है इसकी, तो भोपाल के समीप यह आपको स्थित देखने के लिए मिलती है। और इसी प्रकार आपको और झीलें मिलती हैं, जैसे कि सांख्य सागर लेक भी यहीं पर एमपी में ही लोकेटेड है। इसी प्रकार एक और आती है संग्राम सागर, सांख्य सागर के पश्चात संग्राम सागर। अब आप मुझे बताइए कि यदि मान लीजिए मैंने आपसे बोल दिया भाई कि ये जो राजा भोज थे उनके द्वारा इस झील का निर्माण किया गया, तो क्या आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए एक एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट कि भाई ये राजा भोज किस वंश के राजा थे? जब आपके मन में ऐसे डाउट्स आने लगते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन आने लगते हैं, तो समझिएगा कि आपका नॉलेज गेन हो रहा है और आपके पढ़ने की क्षमता बढ़ रही है। ये क्वेश्चन पर जिनके क्वेश्चन एसेंशियल नहीं होते, अर्थात बिल्कुल वो अपने आप को स्मार्ट बनाने के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं, उनके डाउट्स, उनके क्वेश्चन भी अलग समझ में आ जाते हैं, है ना। और जो वाकई में पढ़कर डाउट्स लाते हैं उनके क्वेश्चन अलग समझ में आ जाते हैं। तो याद रखना, फालतू के क्वेश्चन भी नहीं करना है, परंतु क्वेश्चन करना है कि भाई ऐसा हुआ तो ऐसा कैसे हुआ। एक टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक का रिलेशन और कितने टॉपिक से हो सकता है, ये सब क्वेश्चन आपके माइंड में आने चाहिए बच्चे। क्लियर, यहां पर याद रखिएगा कि ये जो राजा भोज है एक्चुअल में यह परमार वंश के राजा थे, और उन्होंने ही इस भोजताल का निर्माण कराया था। इज दैट क्लियर? और यदि इतना क्लियर है तो देखिएगा यहां पर आपको और एक और महत्वपूर्ण झील देखने के लिए मिलती है, और इस झील का क्या नाम है, बेसिकली इसे कॉल कर लिया जाता है इंदिरा सागर झील, है ना। और ये इंदिरा सागर झील एक्चुअल में इंदिरा सागर डैम पर बनी हुई है, अर्थात डैम के पीछे जो झील बनती है वो क्या कहलाती है, वो एक प्रकार की कृत्रिम झील कहलाती है। तो ये इंदिरा सागर भी कृत्रिम झील का उदाहरण है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यह इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है और कहां पर यह आपको लोकेटेड दिखाई देता है। चंबल पर बनाया गया है, नर्मदा पर है, या फिर ताप्ती नदी पर है, आप मुझे बताएं। और ये साथ में ये किस किस राज्य में लोकेटेड है। अब देखिएगा, यदि मैं ऐसे लिखूंगा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा इसको अरेंज कर पाना, दैट इज वाई मैं इसको अरेंज कर देता हूं कुछ इस प्रकार से, ताकि ये आपके सामने भी इसकी इमेज क्लियर बनी रहे। अब जस्ट अ सेकेंड, इसके पश्चात अब हम नेक्स्ट स्टेट पर आते हैं। बेसिकली अब हमारा बचा हुआ है यहां पर तेलंगाना वाला एरिया, और यह है हमारा तेलंगाना वाला क्षेत्र। इस तेलंगाना रीजन में आपको एक झील देखने के लिए मिलेगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। इसका नाम है हुसैन सागर। एक्चुअल में ये कहाँ लोकेटेड है, तो हैदराबाद में, हैदराबाद शहर बसा हुआ है मूसी नदी के किनारे। मूसी नदी से इसको जल की प्राप्ति होती है, और आपने एक नाम सुना हुआ हिस्ट्री में शायद, मोहम्मद कुबी कुतुबुद्दीन शाह द्वितीय, इसके द्वारा इस पूरी की पूरी लेक का फॉर्मेशन किया गया था, और इसको क्या नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड हुसैन सागर लेक। क्लियर, ये कहां पर आती है, ये लोकेटेड आपको दिखाई देती है बच्चे तेलंगाना वाले एरिया में। हुसैन सागर के अलावा अब आपको जितनी भी झीलें मिले जिनके नाम के लास्ट में एक्चुअल में सागर आ रहा हो, ये मैं कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूं, एक्चुअल में ये यूपीएससी का एग्जाम ट्रिक्स पर नहीं निकलता है या फिर ट्रिक के भरोसे नहीं निकलता है, परंतु याद रखिएगा कि जनरली सागर वाली जितनी भी लेक्स हैं वो आ जाती है कहां पर, इस वाले एरिया में। परंतु कुछ राजस्थान में भी हैं, आपने अभी पढ़ा है, कुछ हरियाणा में भी आपको दिखाई दी हैं। क्लियर, इसी के प्रकार आपको एक और लेक देखने के लिए मिलेगी जिसको नाम दिया जाता है फॉक्स सागर। क्लियर, जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, इसको नाम दिया जाता है फॉक्स सागर। और फॉक्स सागर के बाद इस एक और आती है जिसको नाम दिया जाता है ओस्मान सागर। ये सभी कहां लोकेटेड दिखाई देंगी आपको, एक्चुअल में तेलंगाना वाले रीजन में ही यह मौजूद दिखाई देती हैं। क्लियर, बीच में मैं लिख देता हूं कि भाई ये अभी बात हो रही है हमारी तेलंगाना वाले रीजन की। अब हमारा क्या बच गया है, तो अब हमारा शेष भाग जो रह गया है दैट इज छत्तीसगढ़ वाला एरिया, और छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई इंपॉर्टेंट लेक है नहीं। और अब हम बात करेंगे अपने नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की, अर्थात सबसे पहले हम बात करते हैं आसाम राज्य की कि यहां पर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लेक्स आती हैं। यह आता है आसाम वाला एरिया, और यदि आसाम एरिया की बात करें, लगभग अब यह हमारी पूरी की पूरी इंडियन लेक्स खत्म होने वाली हैं, है ना। आसाम एरिया की बात करते हैं तो यहां पर सबसे पहले तो आपको मिलती है चंडुबी। क्लियर, पनडुब्बी मत कर लेना, पाप मत कर देना अपने हाथों से। क्लियर, ये मिलती है हमको
चंडूबी लेक। और चंडूबी लेक की यदि हम बात करते हैं तो इसके बारे में एसेंशियल डेटा ये निकल के आता है कि भाई यदि आप इसको देखोगे तो 1897 में एक अर्थक्वेक आया था और इसी अर्थक्वेक के द्वारा जनित लेक मानी जाती है, या दैट इज चंडूबी लेक। इसी के पश्चात यहां पर एक और लेक आती है जिसका नाम है डीमोर, है ना, डीपोर नहीं, डीमोर लेक, क्लियर, दैट इज डीमोर लेक। और इसी के पश्चात एक और लेक आपको यहां मौजूद देखने के लिए मिलती है, दैट इज हाफलोंग। अरे सॉरी, मैं यहां पर डीमोर बोल रहा हूं और डीपोर एक्चुअल में वो है ना, डीमोर नहीं है, डीपोर है, कई लोग इसको डीमोर भी लिख लेते हैं, क्लियर। तो यहां पर एक और आती है हाफलोंग लेक, इज दैट क्लियर। और ये हाफलोंग लेक के बारे में याद रखिएगा आप कि ये एक्चुअल में हिल स्टेशन है, दैट इज वाई ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी कि भारत में वैसे तो हिल स्टेशन बहुत ज्यादा है, परंतु उन एरिया में जो कि बेसिकली उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में आ रहे हैं, वहां के हिल स्टेशन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कारण ये है ना, कारण तो बहुत सारे हैं, परंतु यहां पर जैसे लेह में, लेह बोल रहा हूं, जैसे कि राजस्थान वाले एरिया में जो हिल स्टेशन होंगे वे हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट माने जाएंगे। कारण यह है कि यही हिल स्टेशन काला भविष्य में समाप्त होने की कैटेगरी में आ सकते हैं। तो भाई इनके समाप्त होने का क्या खतरा है, कौन सा हिल स्टेशन एक्चुअल में किस प्रकार से कार्बन न्यूट्रल का काम करता है, कहां पर क्या इंपॉर्टेंट घटना घटित हो रही है, सभी आपको मालूम होना चाहिए। इसी प्रकार अब लास्ट वाले स्टेट पर हम आते हैं और यह है हमारा मिजोरम वाला एरिया। और यदि बात की जाए मिजोरम की तो यहां पर आपको एक लेक देखने के लिए मिलती है जिसे नाम दिया जाता है बच्चे उमियम लेक। मणिपुर कहां गया आपके मन में आ रहा होगा, तो पीछे करिए वीडियो, वहां पर मैंने बताया है कि मणिपुर के बारे में एक लेक है जिसका नाम है लोकटाक लेक। और यहीं से रामसर कन्वेंशन की शुरुआत हुई थी, सॉरी, रामसर कन्वेंशन की एक साइट निकल के आई थी जिसको मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया था और हम यही डिस्कशन करने लगे थे, दैट इज वाई कि हमारी राजस्थान की लेक छूट गई थी। कुछ याद आया होगा, है ना। अब याद रखें कि यहां पर ये अंतिम लेक आती है हमारी, कौन सी, दैट इज उमियम लेक, उमियम लेक। अब याद रखिए मेरी एक बात कि यदि आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार पर जाकर वहां से इस पूरी वीडियो की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपको और ज़्यादा नॉलेज चाहिए हो, यानी कि आपको वीडियो सीरीज पसंद आ रही हो, तो मेरी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज के तहत आप एक एक टॉपिक को अच्छे समझने का प्रयास कर सकते हैं। और यदि आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो, इस पूरी लेक्स को याद करिएगा, आप ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसकी पीडीएफ डाउनलोड करिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, ज्यादा से ज्यादा कमेंट, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करिएगा। जितना एंगेजमेंट रहेगा मैं ऐसे ही और कई टॉपिक्स आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत होता रहूंगा। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।